Hello student, it is the next part of your chapter. First, how we read dates. डेट्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो बता दिया था मैंने कि कैसे हिस्ट्री को एक डेट के द्वारा हम पढ़ते हैं और उससे पूरा इवेंट हमारे सामने आ जाता है। तो गवर्नर जनरल हमारे यहाँ ग्रोसरी में कुछ वर्ड दिए हैं, ये देख लेना। वारेन हेस्टिंग्स बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773, while history book narrated the deeds of governor general, biographics glorified them as the person and painting project them as the powerful figure। क्योंकि वास्तव में पावरफुल फिगर थी गवर्नर जनरल, क्योंकि ये फर्स्ट पोस्ट थी जो इंडिया में कंपनी के रूल का काम करती थी, मतलब रूलर का काम करती थी। हमारे यहाँ जो कंपनी थी वो रूलर थी, लेकिन जो फर्स्ट चेहरा था रूल करने का वो गवर्नर जनरल था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो इंडिया के थे वो थे वारेन हेस्टिंग्स। और बहुत सारे गवर्नर जनरल आए भारत में, जिन्होंने जैसे मॉर्ले मिंटो है, लॉर्ड कर्जन है, माउंट बैटन है, चैमसफोर्ड हैं, तो वो आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक हाउ डू वी पीरियडाइज, हम किस तरह से हिस्ट्री को पीरियड वाइज डिवाइड करते हैं, बात ये है। 1817 में जेम्स मिल एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था, पॉलिटिकल फिलोसफर था। उसने एक बुक पब्लिश की थी, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ, याद कर लेना, ये छोटे क्वेश्चंस के रूप में आएगी। उनकी एक बुक थी, इन दिस बुक ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। जैसे आपके स्कूल का समय पीरियड्स में अगर डिवाइड कर दे तो हम जो समय है उसका सही ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। उसी तरह अब किसी भी देश की हिस्ट्री को ये 1-2 साल की तो है नहीं, ये तो सदियों की है। तो भारत की हिस्ट्री को जब उन्होंने स्टडी करना शुरू किया तो एक समस्या थी कि भारत की जो हिस्ट्री है उसको कैसे पीरियड में बांटा जाए, कितने पीरियड में बांटा जाए, क्या नाम रखे जाए, किस आधार पर बांटा जाए। तो जेम्स मिल ने शुरू में भारत की हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 भागों में। एक एशियंट जो हिस्ट्री थी, वो जो पुरानी हिस्ट्री थी, इसमें हिंदू पीरियड कहा गया इसको। फर्स्ट पीरियड जो था, डेट नहीं दी इन्होंने कितने से कितने तक, मान लो हम ईसा की जो पहली फर्स्ट ईस्वी शुरू हुई, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, वहाँ से लेकर अगर हम 600 साल तक कहें, तो जब तक हमारे यहाँ अरब शासक नहीं आए थे, अरब आक्रमणकारी नहीं आए थे, या उसके आगे जो पृथ्वीराज चौहान है जो 1191-92 में हारे थे मोहम्मद गोरी से, और उसके बाद भारत में परमानेंट जो है मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई थी। उससे पहले का जो काल था, मुस्लिम राज्य के स्थापित होने से पहले का काल जो है, जेम्स मिल ने किस में कहा, हिंदू में। और दूसरा, जब मुस्लिम हमारे शासक बन गए तो जो है उस पीरियड को क्या कहा गया, मुस्लिम। ये 3 पीरियड हिस्ट्री में बांटे गए। ईसा की शताब्दी से लेकर 1 शताब्दी से लेकर 19 जो ये था 1817 तक, इन्होंने हिस्ट्री के 3 पार्ट कर दिए कि कुछ जो समय था वो हिंदू शासन करते थे, तो वो पीरियड हिंदू पीरियड है। फिर मुस्लिम शासक भारत में आए तो वो पीरियड मुस्लिम शासक है, जब तक वो रहे। मान लो हम मुस्लिम पीरियड जो है 1192 से लेकर मान लेते हैं हम, जब अंग्रेज कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 तक, क्योंकि मुगल सम्राट जो है 1857 तक शासन करते रहे थे। शासन उनका बहुत थोड़ा था, ये अलग बात थी। और फिर आए ब्रिटिश का एक्चुअल में जो शासन था, आपको पता, बंगाल से शुरू हुआ 1764 में, जब बक्सर की लड़ाई उन्होंने जीती। लेकिन ये डिवीजन क्या सही है? क्या भारत की हिस्ट्री को इन 3 भागों में बांट देना सही होगा? क्या हम उससे सही हिस्ट्री को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हिस्ट्री किसी किंग का कोई धर्म होने से, कि आपका जो राजा है वो हिंदू है या मुस्लिम है,
उससे कोई हिस्ट्री डिफाइन नहीं होती, क्योंकि किंग के साथ भारत में बहुत सारे और धर्म भी रहे। भारत तो बहुत सारे धर्मों की भूमि रही है। कभी हिंदू राज करते थे, चंद्रगुप्त जो गुप्त है शासन, उनका जो धर्म था हिंदू होता होगा, लेकिन वो बाद में जैन बन गए। बुद्धिस्ट अशोक है जो है वो बुद्धिस्ट बन गए। और ज़रूरी नहीं है कि जो पब्लिक है उसने भी राजा का धर्म अपना लिया होगा। और क्या जो हिस्ट्री है सिर्फ राजाओं की हिस्ट्री है? नो, ये आम व्यक्ति की भी होती है हिस्ट्री, समाज की होती है, इकोनॉमी की होती है, पॉलिटिकल सेटअप के साथ साथ दो दूसरी चीज़ें हैं, उसको भी हम हिस्ट्री में पढ़ते। तो ज़रूरी नहीं अगर है राजा का जो धर्म है हिंदू, वो प्रजा का भी हो। और अगर मान लो कोई हिंदू राजा एक एरिया में, यहाँ हिंदू राजा शासन कर रहा, तो हो सकता है भारत में यहाँ जो राजा राज कर रहे हैं वो हिंदू धर्म के ना हो। फिर हम कैसे, क्या उस क्षेत्र की हिस्ट्री का कोई मायने नहीं है? क्या जो सामाजिक लाइफ है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? फिर आया मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम शासक बन गए तो हिंदू जो लोग थे उनकी संस्कृति खत्म हो गई, उनका इतिहास बंद हो गया, उनके व्यवसाय बंद हो गए। और जो ब्रिटिश रूल में भी हम ब्रिटिश हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारी और जो परिवर्तन हो रहा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा था, रेलवे में परिवर्तन हो रहा था, जो जनता थी आम, उनकी लाइफ कैसी थी। तो इस तरह से जो ये डिवीज़न है हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड का, वो गलत है जेम्स मिल का। और बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना की कि आप धर्म के नाम पर किसी भी देश की हिस्ट्री को पीरियड्स में नहीं बांट सकते। इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये मैंने कारण आपको बता दिए हैं। हम पढ़ लेते हैं फिर भी कि जेम्स मिल ने 3 भागों में इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। दिस पीरियडाइजेशन came to widely accepted. Can you think of any problem with this way of looking at Indian history? क्या आपको प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये नीचे बताएगा। Why do we try and divide history into different period? सबसे पहले तो हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? लेकिन ये बात है कि हिस्ट्री की स्टडी के लिए हमें ज़रूरी है पीरियड्स में बांट देना। आप भी जैसे आप मीडियल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, 9th में जाके आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, तो ये पीरियडाइजेशन जरूरी होता है बांटना। वी डू सो इन अ टाइम टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम, ताकि हम एक समय के बारे में पढ़ सकें और उस समय की विशेषताओं को जान सकें। और मेनली सारी विशेषताएं तो नहीं, लेकिन जो सेंटर फीचर होती है कि उस टाइम राजा राज कैसे करते थे, गाँव जो राज्य है उसको कितने भागों में बांटा जाता था, उस टाइम जो वित्त था वो कहाँ से प्राप्त होता, टैक्सेस कैसे लोग भरते थे। तो इस तरह से हम पीरियड में बांट के उसे सही तरीके से उसकी स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। Why do we try to divide history into different periods? We do so is in an attempt to capture the characteristic of a time in central feature as they appear to us, ताकि हमें जो मूलभूत विशेषताएं हैं उस पीरियड की पता चल सके। So the term through which we periodize, that is demarcate the difference between periods become important। और इससे हम पता भी लगा सकते हैं कि हिस्ट्री में पास्ट में क्या होता था, फिर मिड में जो मिडवल हिस्ट्री थी उसमें क्या होता था, और मॉडर्नाइजेशन कैसे आई। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड। इससे हम जो चेंजेज आते हैं हिस्ट्री में, जो समाज में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में कैसे चेंज आते हैं। पहले एक राजा है, हो सकता है कि उसका राज्य बहुत विस्तृत हो, बाद में वो सिकुड़ गया हो, इसके कारण हम पता लगा सकते हैं। लोगों का जीवन कैसे बदला, पहले जैसे एशियन टाइम में हमारे यहाँ नेचर की पूजा होती थी, बाद में मूर्ति पूजा शुरू हुई, वो कैसे शुरू हुई। बहुत सारे देवी देवता जो है बाद में प्रकट हुए, वो कैसे हुए। तो इस तरह से हम क्या पढ़ सकते हैं, एक पीरियड का जो टाइम पीरियड है उसका हम दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। ये भी एक यूरोपियन कंट्री का एक बड़ा भ्रम था कि जो एशियन देश हैं वो
एक दूसरे एशियन जो कंट्रीज हैं वो यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी सिविलाइजेशन में पीछे हैं। मतलब उनकी सिविलाइजेशन यूरोप के अकॉर्डिंग बहुत निम्न है। इसका मतलब ये है वो कल्चरली डेवलप नहीं है, उनकी लिटरेसी वो लिटरेट नहीं है, उनकी जो नॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आविष्कार है वो ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हिस्ट्री को वो बांटना चाहते थे कि देखो हमने तो ब्रिटिश काल में बहुत तरक्कियां की हैं, हिंदू और मुस्लिम ने भी यहाँ रूल किया है, लेकिन वहाँ इतनी टेक्नोलॉजी और यहाँ इतना विकास नहीं हुआ जितना ब्रिटिश काल में हुआ है। इसलिए भी शायद वो बांटना चाहते थे। रिलीजियस टॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिस डोमिनेट। ये अंग्रेज़ों का ये मानना था कि जो यूरोपियन कंट्री से जो एशिया के कंट्री हैं या समाज है वो बहुत बैकवर्ड है। वहाँ पर ना तो रिलीजियस टॉलरेंस है, मतलब धार्मिक सहिष्णुता नहीं है। इसका मतलब एक धर्म का राजा है तो दूसरी धर्म के लोगों पर क्या अत्याचार करता है। कास्ट का बहुत गहरी जड़ें हैं, मतलब एक कास्ट के लोग दूसरे कास्ट के लोगों के साथ संपर्क में नहीं है, एक कास्ट दूसरी कास्ट पर डोमिनेट करती है, एक कास्ट दूसरी कास्ट का शोषण करती है। कास्ट मैंने यहाँ जाति, सुपरस्टिशियस बहुत है, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा है, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या है, ब्रिटिश रूल में मिल फेल्ट करता है कि हम उनको सिविलाइज करेंगे। देखो इस थ्योरी को कहा गया वाइट मैन बर्डन, कि हम यहाँ क्यों आए हैं भाई, हम यहाँ आपका शोषण करने के लिए नहीं आए, हम तो आपको सभ्य बनाने आए हैं। क्योंकि सारे श्वेत लोगों का ये भार है कि हम काले लोगों को सभ्य बनाएं, जबकि वो ये भूल जाते हैं कि जो स्किन का कलर है वो कभी भी सभ्यता का प्रतीक नहीं होता। ये तो सभ्यताओं के उत्थान पतन है। आज उनका साइंस या उनकी जो सभ्यता विकसित है, तो कभी हम एशिया की सभ्यता बहुत विकसित थी। यूरोपियन मैनर, वो चाहते थे कि भारत में जो है वो इंट्रोड्यूस हो यूरोपियन मैनर्स, शिष्टाचार। मतलब उनकी नज़र में हम शिष्टाचारी नहीं थे, ये एक बड़ा भ्रम था उनका। हम यहाँ नई नई कलाओं का विकास करेंगे और हम कानून बनाएंगे जो अब तक कानून यहाँ नहीं है। मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कॉन्कर ऑल द ट्रेटीज इन इंडिया टू इंश्योर द इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। और भारत के लोगों की खुशियों के लिए मिल चाहते थे कि यहाँ जो ब्रिटिश लोग हैं वो सारे क्षेत्रों को जीत ले, ना कि बंगाल और महाराष्ट्र को या अवध को, बल्कि सारे क्षेत्रों को जीते। जहाँ प्रिंसली स्टेट रह भी गई थी उनको भी जीत लें, क्योंकि भारत का विकास तभी संभव है जब ब्रिटिश उनकी हेल्प करेंगे और ब्रिटिश यहाँ के शासक बन जाएंगे। अब अंग्रेज था वो तो यही चाहेगा ना। इन दिस आइडिया द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशंस। इस तरह से ब्रिटिश जो रूल है वो प्रोग्रेस का प्रतीक मानते थे अपने आप को। दिस पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस। और ये कहते हैं मानते थे ब्रिटिश कि अगर ब्रिटिश रूल नहीं होगा तो यहाँ फिर से अंधकार फैल जाएगा। इन एनी केस वी कैन रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम। लेकिन हम कभी भी हिस्ट्री के पीरियड को इस तरह से हिंदू और मुस्लिम में बांट नहीं सकते, क्योंकि एक धर्म के साथ साथ कभी भी ऐसा नहीं होता कि समाज के दूसरे जो लोग हैं राजा के साथ धर्म वाले ही हों या दूसरे जो फेथ हैं वो एग्जिस्ट ना करते हों। बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। ये यूरोप नहीं था कि यहाँ सिर्फ क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। ये ऐसे थे कि यहाँ सदियों से धर्म पनपते रहे हैं, जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, सनातन धर्म हैं, और उनकी भी बहुत सारी शाखाएं। बौद्धों में महायान, हीनयान है, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर हैं। तो इस तरह से हम रेफर नहीं कर सकते। डिड नॉट ए वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट स्टिमुलसली इन दिस पीरियड। क्या इस पीरियड में जब हिंदू राजा राज करते थे और कोई धर्म एग्जिस्ट नहीं था और विश्वास जो दूसरे धर्मों में विश्वास करने वाले लोग यहाँ नहीं थे। वाई शुड वी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम। हम क्यों हिस्ट्री को सिर्फ
उसकी विशेषता माने कि वही सिर्फ रूलर का जो धर्म है वही उस टाइम था? क्या समाज में दूसरे धर्म नहीं थे या जनता का कोई धर्म नहीं था? To do so is to suggest that the lives and practice of the others do not really matter. क्या दूसरों के जो धर्मों के लोग थे या दूसरे धर्मों की प्रैक्टिसेस थे, दूसरों के धर्मों के जो रीति रिवाज थे वो कोई मायने नहीं रखते थे. We should also remember that even ruler in ancient India did not ऑल शेयर इन द सेम फेथ. एशियंट पीरियड में भी हमारे जो रूलर थे वो एक ही धर्म के नहीं होते थे, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते थे हमारे देश में. मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन. अब ये जो क्लासिफिकेशन था जो जेम्स मिल ने दिया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश रूल, इसको भारत के जो हिस्टोरियन थे, भारत के जो इतिहासकार थे, उन्होंने इसकी बड़ी आलोचना की और उन्होंने कहा कि भारत की हिस्ट्री को हिंदू मुस्लिम के तरीके से ना बांटा जाए. वो कैसे बांटा जाए? उसमें 3 है. जो पहला पीरियड हम लें जो हमें पता है अभी तक, जैसे हमें रामायण, महाभारत या मौर्य काल, गुप्त काल या ग्रीकों का भी हमारे यहाँ कुछ शासन रहा है, शक, हूण, सातवाहन, इनका जो रूलर रहा है, और फिर आगे चोल, चेर, पांडे, राजपूतों का शासन रहा है, उसको हम एशियंट पीरियड मान लें. और ये माना इन्होंने 1 ईस्वी से या ईस्वी बिफोर जितने भी रूलर हमें थे या 1050 तक, इसको मान लिया एशियंट पीरियड. फिर बीच का जो मुस्लिम पीरियड था 1050 से लेकर 1750 तक का जो पीरियड था वो मान लिया इन्होंने मिडवल पीरियड. और बाद का जो 1750, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा आविष्कार हो गया था, नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे हर क्षेत्र में, इसे मान लिया मॉडर्न पीरियड, आधुनिक हिस्ट्री. आप अभी भी यही चीज़ें पढ़ते हो, आगे जाके आप ये तीनों चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से समझोगे. तो इस तरह से भारत की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया. एशियंट जो पुरानी हिस्ट्री है, मिडवल जो मध्यकालीन भारत है, और मॉडर्न जो आधुनिक भारत की हिस्ट्री है. अब इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि डेट कहाँ से फिक्स किया जाए. और ये दूसरी बात हमने बोरो किया था वेस्ट से. वेस्टर्न जो कंट्री थे उन्होंने भी अपनी जो पीरियड था हिस्ट्री पीरियड वो इसी तरह से मापा गया था. अब वेस्ट में मॉडर्नाइजेशन आ गई थी 15वीं शताब्दी में, है. वहाँ गैलीलियो ने खोज की थी, न्यूटन ने खोज कर रहे थे 18वीं शताब्दी में. भारत में मॉडर्नाइजेशन 19वीं शताब्दी में भी नहीं आई थी पूरी तरीके से, क्योंकि वो देश हमसे मॉडर्नाइजेशन में बहुत आगे थे. मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब? आधुनिक विचार, आधुनिक आइडियोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी. अब कहाँ से शुरू करें कि मॉडर्न कहाँ से शुरू हुए होंगे हम? अगर राजनीतिक रूप में देखें तो डेमोक्रेसी मॉडर्नाइजेशन का प्रतीक है. तो डेमोक्रेसी 1787 में तो अमेरिका में आई और 1688 में एक शानदार क्रांति हुई थी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ब्रिटेन में, जिसके तहत बहुत सारे अधिकार जो है पार्लियामेंट को दिए गए थे. तो वो एक डेमोक्रेसी की शुरुआत थी वहाँ. भारत में आई 1947 में, क्योंकि इससे पहले तो हम ब्रिटिश के गुलाम थे, वहाँ हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते थे. तो इस तरह से भी पीरियड वाइज हम इसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक डेट सेम डेट को ये चीज़ें शुरू नहीं हुई थी. तो ये हमने बोरो किया था वेस्ट से. मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ मॉडर्निटी. मॉडर्न पीरियड माना गया कि साइंस में विस्कार था, रीजन तर्क का उदय. तर्क का मतलब जब लोग पढ़े जाते हैं तो सुपरस्टिशन खत्म हो जाते हैं, अंधविश्वास खत्म हो जाते हैं और लोग जो है तर्क करना सीख जाते हैं. तर्क का मतलब क्यों और कैसे. अगर मैं आपको कहूँ कि एक ये मोबाइल पे पढ़ना अच्छी बात है, तो आप मेरे से तर्क करो कि क्यों पढ़ना अच्छा है. आप सुपरस्टिशन के आधार पर आंख मीच के विश्वास ना करें. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाएं, कोई राजा का रूल ना हो. लिबर्टी, लोगों को स्वतंत्रता हो और इक्वालिटी आए. अब भारत में तो ये चीज़ें नहीं आई थी, यूरोपियन देशों में तो बहुत जल्दी आ गई थी. 15वीं 16वीं शताब्दी से ये चीज़ें शुरू हो गई थी. जब हम मिडवल एज में थे तो वो मॉडर्न एज में थे.
Medieval was a term used to describe a society where the features of modern society did not exist. Medieval history उसे कहते हैं जिसमें ये ऊपर दी गई मॉडर्न एज की विशेषताएं ना हो, ना साइंस का आविष्कार हो, ना डेमोक्रेसी हो, ना लिबर्टी हो, ना इक्वालिटी हो, समाज जातियों में धर्मों में बटा हो, राजा रूल करता हो और सुपरस्टिशियस हो और साइंस और टेक्नोलॉजी ना हो। तो मॉडर्न सोसाइटी उसे मानेंगे, मिडवल सोसाइटी उसे मानेंगे जहां मॉडर्न सोसाइटी का कोई सिम्टम उपलब्ध ना हो। कैन वी हैव अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस करेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी। लेकिन हम अपने देश की स्टडी के लिए इस मॉडल को अपना नहीं सकते। एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वालिटी। क्योंकि हम मॉडर्न एज में तो प्रवेश कर गए, ब्रिटिश कहते हैं कि मॉडर्न एज आ गया जी 1750 से, लेकिन क्या हमारे देश में इक्वालिटी थी? नो। फ्रीडम थी? नो, क्योंकि हम तो दूसरों के गुलाम थे। लिबर्टी थी? नो। तो जब हमारे मॉडर्न एज का कोई लक्षण था ही नहीं, तो हम कैसे हमारे इतिहास को मॉडर्न कह सकते हैं? उसके बाद जो अगले है हेडिंग वो है कॉलोनी। अब ये कॉलोनी क्या होता है? जब जो ब्रिटिश थे दूसरे देशों में, यहाँ जो यूरोपियन कंट्री से ये लोग चलकर भारत जैसे देशों में पहुँचे, तो इन्होंने भारत जैसे देशों को क्या बनाना शुरू कर दिया? टेरिटरी उनकी जीतनी शुरू कर दी और ब्रिटिश रूल स्थापित कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास इतने सारे देश हो गए, तो उन्होंने अपने जो देश थे जो जीते उनको कॉलोनी बोलना शुरू कर दिया कि ये एक ये गली है हमारी, एक ये गली, मतलब देशों को भी वो कॉलोनी बोलते थे। और धीरे धीरे ये शब्द जो है वो उपनिवेशवाद के लिए प्रयोग होना शुरू हो गया। उपनिवेशवाद, इसका मतलब ये है जब कोई देश दूसरे देश पर जबरदस्ती फोर्सली उसका अधिग्रहण कर लेता है और उसमें अपना रूल स्थापित कर देता है, तो वो देश किसी भी दूसरे देश का उपनिवेश बन जाता है। थैंक यू वेरी मच।